तो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हरिद्वार कुंभ से पहले कल यानी रविवार से वृंदावन में वैष्णवों की बैठक मेले का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम 40 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेले के अवसर पर ध्वजारोहण कर कुंभ पूर्व वैष्णवों की बैठक का उद्घाटन करने वृंदावन जाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी ब्रज के प्रख्यात संत देवराहा बाबा की स्मृति स्थापित घाट का लोकार्पण भी करेंगे और जिले में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 14 फरवरी को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से वृंदावन पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर गीता मनीषी संत ज्ञानानंद महाराज और स्थानीय संतों से एक एक कर मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम योगी यहां तीर्थ परिषद की तीसरी बैठक में भाग लेंगे और जिले की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वृंदावन कुंभ की तैयारियों में योगी सरकार जुटी हुई है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शुरुआत से ही तैयारियों को लेकर दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले उन्होंने तैयारियों के लिए जायजा लिया और एबीपी गंगा से भी खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। होलिका का जो उत्सव देखा वैश्विक स्तर पर, वो आपको तस्वीर देखने को मिली, लेकिन पहली बार वृंदावन का जो कुंभ है उसका वैश्विक स्वरूप देखने जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से तस्वीर आप लोगों ने बदली, पहले ब्रज का उत्सव था जो होलिका था, अब वृंदावन कुंभ को एक वृहद स्वरूप आप लोग दे रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां और क्या आगे के लिए प्रयास? देखिए, बहुत सौभाग्य है हमारो और मेरी सरकार को कि हमें ब्रज में जा कुंभ को आयोजन को सौभाग्य प्राप्त भयो है। और हमारे ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली को उत्सव शुरू हो जाए और बातें पहले बातें 2 दिन पहले कुंभ को आयोजन है रोए, तो हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रयागराज में जिस तरीके से आप लोगों ने कुंभ किया था, 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, एक भव्य तस्वीर थी, क्या वही रंग वही तस्वीर उतारने की कोशिश ब्रज में होगी, ब्रज के कलेवर के साथ? देखो, ये तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जाते काऊ और स्थान की आप वो ना प्रतिस्पर्धा या मुकाबला ना कर सके। ये तो बड़ा पवित्र स्थान है। जब हम लोगों को बता रहे हैं, प्रोमो चला रहे हैं कि ब्रज का कुंभ हम आपको दिखाएंगे, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ब्रज में भी कुंभ होता है, ये परिस्थिति क्यों बनी? अब आप लोग उसको बड़े स्तर पर ला रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है पहली बार कि वृंदावन में भी कुंभ होता है। पूर्व में हमारी जो संस्कृति है, बातें, हमारे जो पवित्र स्थान है, इनसे जुड़े जो कार्यक्रम है, उनमें उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार ना मिल, तो वहाँ उतनी भव्यता के कार्यक्रम ना होते। तो लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई है केंद्र में और राज्य में, तब से हमारे जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनमें बहुत विशेष महत्व हम लोग दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को सुना आपने, उनका कहना था कि पहले चीज़ें ज़रूर नेपथ्य में थी, पहले संस्कृति को, धर्म को, जो हमारा पूरी परंपरा है उसको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई, लेकिन अब उसको तवज्जो मिल रही। हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और केवल धर्म को ही नहीं, यहाँ से रोजगार को, व्यवसाय को भी आगे बढ़ोतरी मिलेगी। ब्रजभूमि से अवधेश, एबीपी गंगा। तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों और व्यापारियों को जल्द ही इन चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। राम मंदिर निर्माण में अनुदान देने के लिए पूरा देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई भगवान राम के मंदिर निर्माण में अपनी ओर से सहयोग देना चाहता है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय आज कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक रहे और बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा के घर पहुंचे, जहां पर ईंट भट्टा का व्यापार करने वालों ने 6,60,000 रुपए का राम मंदिर निर्माण में अनुदान दिया। तो वहीं अनमिता शर्मा ने अपनी गुल्लक से जोड़े हुए 11,201 रुपए दिए। चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण के कार्य में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी लोग अपने भगवान का घर बना रहे हैं, जिसमें अपनी इच्छा से राशि समर्पित कर रहे हैं।
एक तो चंदा नहीं लिया मैंने। भगवान का घर बना रहे हैं तो भगवान के भक्त अपने आराध्य का घर बनाने के लिए अपनी जेब में से, अपनी कमाई में से, अपने पुरुषार्थ में से, अपनी बचत में से भगवान की संपत्ति भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागा मेरा। कोई चिंता नहीं लिया, किसी का कोई दबाव नहीं। वहीं मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आज वृंदावन स्थित कृष्ण वैली ब्रजधाम गौशाला का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एकल विद्यालय रथ को भी रवाना किया, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हेमा मालिनी का कहना है कि हरि सत्संग 25 सालों से चल रहा है और इससे कई विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। ये एकल विद्यालय ग्रामीण बच्चे और वनवासी लोगों को शिक्षित करने के लिए है। वहीं हेमा मालिनी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि जल्द ही कुछ फैसला किसानों के हक में आएगा। उधर आगरा के अकोला में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत का आयोजन आरएलडी की तरफ से किया गया, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए। जयंत चौधरी ने एबीपी गंगा की टीम से खास बातचीत में कहा कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय लड़ाई है। राजनीतिक मुद्दा खेती से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के तरक्की से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर इसमें हम लोग राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे तो इसका उपाय भी नहीं ढूंढा जा सकता। जाट का सवाल नहीं, किसान का सवाल है, उसमें सब लोग आते हैं। बात मानी जानी चाहिए। जो लोग कुर्बान हुए इस संघर्ष में, उनका सम्मान रखा जाना चाहिए। उधर बागपत पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा है कि नाहिद हसन खुद बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में किस तरह से क्या क्या किया है। इसके साथ ही कहा कि जो गलत करेगा कानून उसका जवाब देगा। उधर रामपुर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसक प्रदर्शन के मामले में वांछित चल रहे आरोपी फरहत जमाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें गंज पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है। उनका आवास हाफिज साहब की मजार मोहल्ला बाजोड़ी टोला में है और 21 दिसंबर 2019 को हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर फरहत जमाली पर थाना गंज और थाना कोतवाली में आईपीसी की धारा 307 समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इन पर 3 से 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर गंज कोतवाली क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र रामपुर में 21 दिसंबर 2019 को एक उपद्रवी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इनके द्वारा लोक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और इनके इस बलवे के दौरान ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जो मोहल्ला हाफिज साहब की मजार बाजोड़ी टोला थानागंज का रहने वाला है। उसे गंज पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं श्रावस्ती से एक ऐसी तस्वीर आज सामने आई है जो मानवता को शर्मसार करती है। यहां एक प्रेग्नेंट महिला से ही एम्बुलेंस 108 की सफाई करवाई जा रही है। ये मल्हीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। दरअसल महिला अपने घर से 108 डायल करती है, जिसके बाद प्रेग्नेंट महिला को एम्बुलेंस मल्हीपुर अस्पताल लेकर पहुंचती है और इस बीच महिला को एम्बुलेंस के अंदर उल्टी हो जाती है, जिसके बाद से एम्बुलेंस कर्मी उस प्रेग्नेंट महिला से ही गाड़ी धुलवाते हैं। मामला सामने आने के बाद चिकित्सा प्रभारी ने जांच की बात कही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कासगंज से। रुक करेंगे बड़ी खबर का। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही देवेंद्र हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। शराब माफिया मोती सिंह पर 1 लाख का इनाम घोषित। एडीजी आगरा जोन ने घोषित किया इनाम। सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या की गई थी। वारदात के 5 दिन बाद भी नहीं पकड़ा जा सका आरोपी। अब 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। और खबर लखनऊ से, जहां स्पा पार्लर पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी नॉर्थ जोन के इलाकों में की गई है, जिसमें गाजीपुर, इंदिरानगर समेत कुछ अन्य इलाके भी शामिल हैं। ईश्वरपुरी सेक्टर 12 के स्पा पार्लर पर छापेमारी की गई। यहां अमाया द ब्यूटी सैलून एंड स्पा पर एडीसीपी
नॉर्थ प्राची सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। आरोप है कि यहां स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और पुलिस ने 10 महिलाओं और कुछ पुरुषों को हिरासत में लिया है। ये छापेमारी नॉर्थ जोन के इलाकों में की गई। गाजीपुर इंदिरा नगर स्थित कई इलाकों में पुलिस की टीम ने आज रेड की। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि मकान में काम कर रहे 6 मजदूर बाल बच गए, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। मकान गिरने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसा सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर कस्बे में घटा। बताया जा रहा है पुराने मकान में काम चल रहा था और इसे ऊंचा उठाने का काम हो रहा था और इसी दौरान यह घटना हो गई। तो हादसे में 6 मजदूर बाल बचे। उधर औरैया में 6 फरवरी को किशोरी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था। पुलिस की जांच के बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है। पहले पुलिस ने पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जांच में पता चला कि यह हत्या उसके चचेरे भाई ने गला दबाकर की थी, क्योंकि चचेरे भाई ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया था। फिलहाल पुलिस ने चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने कहा था कि बीमारी से परेशान होकर किशोरी ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारे जाने की पुष्टि हुई थी। दिनांक 6 फरवरी को थाना बिदना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव है नारायणपुर भानु, वहां पर एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम पहुंची और जो थाने की फोर्स थी वो मौके पर पहुंची और शव को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस संबंध में क्योंकि एक फौती सूचना हमको गलत दी गई थी कि आत्महत्या करी है, तो उस पर हमने पुलिस ने एक अपनी तरफ से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया और प्रथम दृष्टया ये ऑनर किलिंग का केस लग रहा था। इस संबंध में थाना बिदना पुलिस द्वारा बहुत ही अथक प्रयास करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया गया है और इसमें जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने भी जो पुलिस का भूमिका है और पुलिस ने जिस तरीके से अनावरण किया है उसकी उन्होंने भी भूरी प्रशंसा की है। उधर कासगंज की घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। बलिया में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 4000 लीटर से ज्यादा हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की, जिसकी 40 लाख रुपए के आसपास कीमत बताई जा रही है। इस दौरान 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 तस्कर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित की गई हैं। ये छापेमारी हल्दी थाना क्षेत्र के मुंडाडी ताल सिवान के एक पोल्ट्री फार्म पर की गई। यहां से 5 किलो यूरिया, 3 किलो फिटकरी और 2 किलो नौशादर भी बरामद किया गया। और बुलेटिन में अब खबर फतेहपुर से, जहां एक पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक दबंगों ने उसके घर से निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। पूरा मामला बिंदकी कोतवाली इलाके का है, जहां मुगलाही मोहल्ले में दबंग ने एक घर के मुख्य गेट के सामने 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। पीड़ित परिवार के विरोध करने पर उसे धमकियां मिल रही हैं। मजबूरन पीड़ित परिवार पड़ोसी के घर से बाहर निकल रहा है। हालांकि एसडीएम को मामले की शिकायत दी गई, बावजूद इसके अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। अब पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उधर गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाले का मामला सामने आया। यहां लाभार्थियों से रात में फोन कर पैसों की डिमांड की जाती है। मामला भावरकोल थाना क्षेत्र के लोचिन गांव का है, जहां आवास के लिए एक लाभार्थी के खाते में पहली किस्त 40,000 ट्रांसफर तो हुई, लेकिन रात 10 बजे ही फोन पर घंटी बजी और 20,000 रुपए की मांग की गई। लाभार्थी से बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में जिला अधिकारी ने बीडीओ को तलब कर मामले की रिपोर्ट मांगी है। उधर अयोध्या में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार और तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की मुलाकात हुई। इस बीच अयोध्या में पूरी तरह से शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की चर्चा हुई। इस बीच विनय कटियार ने कहा कि 14 कोस की परिक्रमा मार्ग के अंदर मदिरा और मांस नहीं बिकना चाहिए। शराब और मांस की दुकानों को अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के बाहर किया जाए। हालांकि इससे पहले महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन किया था। अयोध्या के महापौर के आश्वासन के बाद छावनी के महंत ने अपना आमरण अनशन 1 हफ्ते बाद खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके सरकारी आवास पर वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में वेब सीरीज के निर्माता राहुल मित्रा, निर्देशक नीरज पाठक, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता रणदीप हुड्डा शामिल थे।
16 फरवरी को देश में बसंत पंचमी मनाई जाएगी और इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का जिला बहराइच के चितौरा में शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के जनपद में कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उधर बस्ती पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नवनिर्मित बीएसए दफ्तर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम बजट ऐतिहासिक है। देश के गांव, गरीब, किसानों के कल्याण वाला यह बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। पहली बार देश के किसी भी बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। उसका बजट बढ़ाकर 92,000 करोड़ से 2.32 लाख करोड़ किया गया है। वाराणसी विश्वनाथ की नगरी में वाराणसी में निर्मल और स्वच्छ गंगा का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में गंगा में प्रदूषण की मात्रा घट रही है। भारत में गंगा को मां का दर्जा है। उन्हें गंगा मैया कहते हैं। उनकी पूजा की जाती है। उनकी आरती भी उतारी जाती है और यहाँ की गंगा आरती तो दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। जिंदगी को अलविदा कहते समय किसी हिंदू के मुख में गंगा जल चला गया तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। ये वाराणसी की धरती है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के बिना दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक वाराणसी यानी काशी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ मां गंगा मानो महादेव की आगोश में अविरल बहती है। लेकिन बीते कई सालों में इंसानों ने खुद से गंगा को इतना गंदा कर दिया था कि उसका जल पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रह गया था। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की वो महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे है, जिसका कमाल अब देखने को मिल रहा है। गंगा वाकई निर्मल हो रही है। वाराणसी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो लॉकडाउन के बाद से गंगा का जल अब तक का सबसे शुद्ध जल माना जा सकता है। अब गंगा में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 12 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई। बनारस शहर का सीवेज का लोड लगभग 300 mld से ऊपर है, 350 mld के आसपास। इसमें 2014 के पहले जो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भगवानपुर और DLW और तीसरा 80 mld का दीनापुर में लगा था। उसके बाद हमारे 120 mld का गोइठा में लगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 140 mld का हमारा दीनापुर में और एडवांस टेक्नोलॉजी का दोनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। दरअसल वाराणसी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 30 नाले सीधे गंगा में गिरते थे, जिसमें से अब तक 19 नाले टैब हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इन नालों के बंद होने से गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है और गंगा लगातार स्वच्छ हो रही है। गंगा में अगर गंगा की बात कहें तो ट्रांस और शीश मिला के कुल 30 नाले उसमें गिर रहे थे। इस समय शीश में 23 कुल 23 नाले हैं, 23 नाले हैं, जिसमें 19 पूर्णतया टेप किए जा चुके हैं और खिड़किया घाट है वो पार्सली टेप है। जो नाले फुली टेप नहीं हैं उसमें इस समय बायो रेमिडिएशन का काम शुरू किया गया है। इससे गंगा के जल की गुणवत्ता में निरंतर सुधार आ रहा है। बहरहाल वाराणसी में गंगा को गंदा करने वाले कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जुर्माने की कार्रवाई हो या जागरूकता अभियान, इनका गंगा के निर्मल होने में बड़ा हाथ है। आखिर गंगा पूजनीय है और उनकी स्वच्छता अनिवार्य है। आखिर गंगा हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और श्रद्धा से जुड़ी हुई और हिंदू धर्म में तो गंगा जल के बिना कोई शुभ काम संपन्न ही नहीं हो सकता। यानी गंगा का निर्मल होना हर तरह से शुभ संकेत है।
महादेव की नगरी में गंगा का जलस्तर लगातार सुधार की ओर है। प्रशासनिक प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और अब गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह का सपना देखा गया था वो अब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।